प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय दर्शन का परिचय प्राप्त करेंगे। भारतीय दर्शन का प्रश्न पत्र मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के प्रथम वर्ष बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में पहला प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का जो पहला टॉपिक है आपका वो है नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी, प्लूरलिटी एज वेल एज कॉमन कंसर्न्स। इसे हम हिंदी में अनुवाद करें तो ये है भारतीय दर्शन का स्वरूप, यानी भारतीय दर्शन किस प्रकार का है और इसमें विविधता किस प्रकार की है, यानी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं और सामान्य जो सब में कॉमन है वो प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए या पूरे पढ़ने के लिए हम 3 लेक्चर हमने तैयार किए हैं। पहले में हम आपको परिचयात्मक ज्ञान देंगे जिसे मैं अभी प्रस्तुत करूंगी। दूसरे में भारतीय दर्शन के स्वरूप में जो विविधता है उस पर हम चर्चा करेंगे और तीसरा जो है भारतीय दर्शन के स्वरूप में जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अपना पहला लेक्चर आरंभ करते हैं। आपके मन में विचार आता होगा भारतीय दर्शन क्या है। बहुत सामान्य सा इसका उत्तर हो सकता है कि भारत में विकसित जो दार्शनिक विचार हैं वो भारतीय दर्शन है, परंतु मुख्य बात है कि दार्शनिक विचार किस प्रकार के हैं। भारत के जो दार्शनिक विचार हैं जिसे हम भारतीय दर्शन कहते हैं, उसके स्वरूप को जब हम देखते हैं तो उसमें तार्किक समीक्षा भी है और ऋषि मुनियों की साधना पद्धति भी है। यानी एक तरह से भारतीय दर्शन तार्किक समीक्षा और ऋषि मुनियों की साधना पद्धति का समन्वित यानी मिला जुला रूप है। प्रमुख भारतीय दार्शनिक संप्रदायों के जब हम नाम लेते हैं तो ये हैं चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन। 2 दर्शन है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पर इनको युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में बोला जाता है। इसी तरह सांख्य योग दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन को संयुक्त रूप से जोड़े के रूप में कहा जाता है और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इनको भी जोड़े के रूप में रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है? इसका कारण है कि जो दो दर्शन हैं इनके तत्व मीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय, यानी ये सत्ता के संबंध में, वास्तविकता रियलिटी के संबंध में और ज्ञान के स्वरूप के संबंध में एक जैसे विचार, मिलते जुलते विचार, बिल्कुल एक जैसे अपन नहीं कहेंगे पर मिलते जुलते विचार रखते हैं और एक दूसरे से सहमत है, इसलिए इनको युग्मों में रखा जाता है। उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। महाविद्यालय स्तर पर दर्शन शास्त्र एक नया विषय है, इसलिए विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठता है कि दर्शन है क्या, दर्शन किस प्रकार का विषय है। मैं कहूंगी कि दर्शन का जो प्रमुख साधन है, जिसे आप फिलॉसफी कहते हैं, उसका प्रमुख साधन है विचार या चिंतन। एक दार्शनिक विचार अन्य विचार से भिन्न होता है। यूं तो दर्शन का आरंभ विचारों के आरंभ के साथ माना जाता है, पर मनुष्य ने जितने भी प्रकार के विचार प्रकट किए हैं हम उन सबको दर्शन नहीं कहते। तो एक दार्शनिक विचार कैसे अन्य विचारों से अलग होता है, इसे 2 आधारों पर आप समझ सकते हैं। पहला, तर्क। जब दार्शनिक विचार प्रस्तुत किया जाता है तो उस विचार का समर्थन तर्क या युक्ति द्वारा होता है। दूसरा, वो विचार ऐसे ही अनर्गल व्यर्थ नहीं होता, उस विचार का एक प्रयोजन होता है, पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है किसी वास्तविकता या सत्य के पक्ष को प्रकट करना। इस प्रकार से दर्शन मनुष्य का जो भी अनुभव है अपने संबंध में, विश्व के संबंध में जिस भी प्रकार की जिज्ञासा है, उनको जिज्ञासा को शांत करने के साथ साथ उन अनुभवों को एक बौद्धिक व्याख्या देने का प्रयास होता है। दर्शन के इन सभी लक्षणों के आधार पर दर्शन की 2 परिभाषाएं दी जा सकती हैं। पहली परिभाषा पुस्तक भारतीय दर्शन दत्ताएम चटर्जी में दी गई है। युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को दर्शन कहा जाता है। युक्ति पूर्वक यानी तर्क की सहायता से। अब तत्व ज्ञान क्या है? किसी वस्तु का जो या किसी भी अस्तित्व सत्ता का हम कहते हैं सत्यभूत रूप जो होता है, यानी उसका वास्तविक रूप होता है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, उसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं। तो भारतीय दर्शन में इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहा जाता है। दूसरी परिभाषा दर्शन की मूल धाराएं ग्रंथ है, आचार्य अर्जुन मिश्र द्वारा लिखा गया है, उसमें दी गई है, जो दर्शन किस प्रकार का उत्पाद या किस प्रकार का परिणाम देता है इसको समझने में सहायता करती है। इस परिभाषा के अनुसार दर्शन जीवन और सत्ता के समग्र सत्य की खोज और उपलब्धि है। देखिए, विज्ञान में भी सत्य की खोज की जाती है, दर्शन में भी सत्य की खोज की जाती है, पर विज्ञान का ढंग जिस प्रकार से विश्लेषित करते हुए आगे बढ़ना है, सत्य की ओर पहुंचना है,
दर्शन में समग्रता है। दर्शन एक होलिस्टिक या समग्रता की पद्धति में आगे बढ़ता है, यानी संपूर्ण चीज को एक साथ देखने का प्रयास करता है। तो सत्य अपने आप में संपूर्ण है और उस सत्य को खोजना, उस सत्य को उपलब्ध करना, भारतीय दर्शन जो है वो आप देखेंगे कि किस प्रकार आत्म साक्षात्कार की पद्धति है, तो वहां इस सत्य को अनुभव भी किया जाता है। साक्षात अनुभव हमारे ऋषियों ने किया है। इस प्रकार दर्शन जो है हमारे यहाँ न सिर्फ सत्य की खोज है बल्कि सत्य की उपलब्धि भी है। दर्शन जो है तार्किक चिंतन है और तार्किक चिंतन प्रत्येक देश में हुआ है। आपको प्रथम वर्ष के जो इस सत्र है इसमें 2 प्रश्न पत्र पढ़ाए जाएंगे, एक भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। और आप देखेंगे कि दोनों ही दर्शनों में तार्किक चिंतन जो है बहुत सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत हुआ है। दर्शन की मूल समस्याएं सभी के लिए एक जैसी हैं, उसके समाधान ढूंढने के ढंग में भी कुछ समानताएं हैं और कुछ अंतर भी हैं। दोनों दर्शनों में अंतर होने का कारण है कि दर्शन जो होता है या हम जो विचार करते हैं, हमारे विचारों की पृष्ठभूमि में देश, काल, परिस्थिति, संस्कृति ये सब होते हैं। भारतीय दर्शन में जिस प्रकार के विचारों ने जन्म लिया है, उसी के कारण भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन कहा जाता है, जबकि पाश्चात्य दर्शन वहां का जो परिस्थितिगत माहौल है, जो संस्कृति है, उसके कारण उसका स्वरूप बौद्धिक बन पड़ा है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के इस भेद को हम दर्शन और फिलॉसफी इन शब्दों के यदि मूल अर्थों को देखें तो भी जान सकते हैं। हम हिंदी में दर्शन कहते हैं, उसे अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। यद्यपि इनका पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है, अंग्रेजी में फिलॉसफी, हिंदी में दर्शन, परंतु दर्शन शब्द भारतीय चिंतन की परंपरा में है, फिलॉसफी शब्द पाश्चात्य चिंतन की परंपरा में है। तो दर्शन के संदर्भ में जब आप अर्थ ढूंढते हैं तो आपको अपनी पुस्तकों में या इंटरनेट में जो अर्थ मिलता है वो आता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा साक्षात ज्ञान किया जाए या जो साक्षात ज्ञान कराने का साधन हो उसे दर्शन कहा जाता है। तो भारतीय चिंतन में हम कहेंगे कि दर्शन एक ऐसी चिंतन विधि है जो हमें तत्व का साक्षात्कार कराती है। इसलिए भारतीय दर्शन में इसे दर्शन को कहा जाता है तत्व विद्या। भारतीय परंपरा में जब हम तर्कयुक्त चिंतन करते हैं या तार्किक समीक्षा करते हैं तो हम सिर्फ सिद्धांत को प्रस्तुत करके ही दर्शन को पूर्ण नहीं मान लेते। हमने जो ज्ञान या सिद्धांत स्थापित किया है उसका साक्षात अनुभव करना भी हमारे दर्शन का आवश्यक पक्ष है। इसलिए आप जब भारतीय दर्शन का अध्ययन के बारे में जानेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से ऋषियों और योगियों के द्वारा दर्शन की परंपरा विकसित हुई है। यदि फिलॉसफी का अर्थ देखें, फिलो प्लस सोफिया, इस तरह का आप अपनी पुस्तकों में भी और इंटरनेट से भी सहायता लेते हैं, तो ये है, इसका अर्थ है ज्ञान या विद्या का अनुराग। पश्चिम में दर्शन का आरंभ यदि हम कहें व्यवस्थित रूप से यूनानी दर्शन से ही माना जाता है। और सुकरात जो है वो ऐसा पहला दार्शनिक है जहां पर हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में जिस तरह से ज्ञान और आचरण, यानी हम जो जानते हैं वैसा ही करते हैं, ये ज्ञान और आचरण जिस प्रकार भारतीय दर्शन में एक है, उसी प्रकार पाश्चात्य दर्शन में भी सुकरात के जीवन को देखकर आप कह सकते हैं, और सुकरात जो कहता है कि ज्ञान सद्गुण है, वहां भी बिल्कुल एक है। परंतु सुकरात के बाद पश्चिम में दर्शन की परंपरा जिस बौद्धिक रूप में विकसित हुई, वहां दर्शन का काम ज्ञान के स्तर पर सत्य को अधिष्ठित यानी स्थापित कर देना, सत्य को अधिष्ठित करना ही रहा। यानी तात्विक साक्षात्कार करना, उसे आचरण में उतारना, ये पाश्चात्य दर्शन की में पृष्ठभूमि में रहा। और जो तार्किक चिंतन के स्तर या आप कहें कि बौद्धिक जो है प्रवृत्ति पर ही दर्शन टिका रहा, जबकि हमारा जो दर्शन है उसमें जीवन अनुभव, साक्षात्कार की भी प्रमुख भूमिका रही। इस भेद को जब आप अध्ययन करेंगे तो और स्पष्ट रूप से पाएंगे। और एक बहुत मोटे तौर पर प्रथम वर्ष के लिए बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि जब आप भारतीय दर्शन की परंपरा को पढ़ेंगे तो आप प्रत्येक दर्शन के साथ बंधन और मोक्ष की चर्चा भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन दर्शन जो है उसी रूप में दर्शन को देखा गया है। तो बंधन और मोक्ष हमारे बड़े आवश्यक पक्ष हैं, जबकि जब आप पश्चिमी दर्शन सेकंड पेपर में पढ़ेंगे तो वहां पर आप तर्कयुक्त चिंतन ही पढ़ेंगे और व्यवहारिक पक्ष की चर्चा उसके साथ नहीं होगी। अब दर्शन किस तरह का है, दर्शन में किस तरह की सामग्री आती है। हम जब भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं या पश्चिमी दर्शन का अध्ययन करेंगे तो
हम उसमें क्या सामग्री पढ़ेंगे, ये बच्चों के मन में एक जिज्ञासा होती है। तो दर्शन शास्त्र जो विषय है उसकी 4 मुख्य शाखाएं मानी जाती हैं। पहला है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा को अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स भी कहा जाता है, और इस तत्व मीमांसा की शाखा में हम सत्य की मूल कोटियों का अध्ययन करते हैं। अब सत्य की मूल कोटियां क्या है? सत्य यानी रियलिटी, जिसको हम जब हम जगत के संबंध में, अपने संबंध में या अन्य विषयों के संबंध में जिज्ञासा करते हैं तो हमें लगता है कौन सी ऐसे विषय हैं जो वास्तविक है, यथार्थ है, और इस यथार्थ को हम जाने, इस यथार्थ के स्वरूप को जाने, तो ये सत्य का अध्ययन होता है। इसके 3 प्रमुख विषय हैं, जगत, आत्मा और ईश्वर। दूसरा जो दर्शन की शाखा है वो है ज्ञान मीमांसा। जब हम सत्य का अध्ययन करते हैं तो ये भी एक साथ उसके समानांतर एक प्रश्न उठता है कि भाई सत्य का अध्ययन आप कैसे कर रहे हैं, आप रियलिटी को कैसे जान रहे हैं, किस रूप में जान रहे हैं। तो जो हम किसी भी सत्य को जानते हैं तो ये जो जानने का रूप है वो ज्ञान कहलाता है, जिस रूप में वो कोई वस्तु हमारे समक्ष प्रकाशित होती है। जैसे आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आपके समक्ष जो प्रकाशित हुआ है ये आपका ज्ञान है। अब ज्ञान किस किस प्रकार का हो सकता है, यानी ज्ञान के भेद क्या है, फिर कहाँ तक हम जान सकते हैं, हमारे ज्ञान की सीमा क्या है। तो दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है ज्ञान मीमांसा, जिसमें ज्ञान के स्वरूप, प्रकार और सीमा का अध्ययन किया जाता है। इस वर्ष आप दोनों ही प्रश्न पत्रों में भारतीय परंपरा के तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा विचार और पश्चिम के परंपरा के तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा विचार का अध्ययन करेंगे। दर्शन की तीसरी शाखा है तर्कशास्त्र, जिसमें विचार के नियमों का अध्ययन किया जाता है। दर्शन एक तार्किक चिंतन है, तो जब हम तर्क करते हैं, विचार करते हैं, तो उसके कुछ मानक होते हैं, मापदंड होते हैं, नियम होते हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि यह कथन सत्य है, यह असत्य है, यह प्रतिज्ञप्ति जो है, आर्ग्यूमेंट जो है वो वैलिड है, ये इनवैलिड है। तो इस तरह से विचार के नियमों का अध्ययन आप लॉजिक या तर्कशास्त्र में करते हैं। चौथी दर्शन की महत्वपूर्ण शाखा है जिसका मानव जीवन से सीधा संबंध है, और वो है हमारे आचरण की समस्या। हम सबके मन में ये जीवन जीते हुए ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या करें और क्या ना करें। सामाजिक जीवन जीते हुए बहुत बार मन में द्वंद्व रहता है कि क्या करना उचित रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और हम जब समाज जीवन जीते हैं तो किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो किस आधार पर हम किसी कर्म को शुभ कहते हैं, किसी कर्म को अशुभ कहते हैं, इन सब की चर्चा नीति शास्त्र में की जाती है। इसीलिए नीति शास्त्र के संबंध में हम कहते हैं कि यह मानवीय आचरण के मानकों का अध्ययन करता है। अब दर्शन की ये जो 4 शाखाएं हैं और इससे संबंधित अध्ययन है, इसके संबंध में एक बात आपको स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि भारतीय दर्शन जो है उसका इस संबंध में पाश्चात्य दर्शन से भेद है कि पाश्चात्य दर्शन में इन सभी शाखाओं को अलग अलग देखा गया है या अलग अलग अध्ययन करने की प्रवृत्ति रही है। पर जब आप भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं तो ये सब मिले हुए रूप में है। आपको अलग स्वयं करना पड़ता है कि कौन सा तत्व चिंतन है, कौन सा नीति शास्त्र है, कौन सा तर्कशास्त्र है, यहाँ तक कि धर्म, मनोविज्ञान, ज्ञान मीमांसा सभी को समन्वित रूप से हमारे दर्शन में प्रस्तुत किया गया है। इनको अलग अलग स्वतंत्र शाखाओं में नहीं देखा गया है। यही कारण है कि भारतीय दार्शनिक बृजेंद्रनाथ सील ने भारतीय दर्शन के इस विशिष्ट दृष्टिकोण को नाम दिया है संश्लेषणात्मक दर्शन। भारतीय दर्शन जिसे हम एक विकसित रूप में पाते हैं, उसका विकास कैसे हुआ, ये आपके मन में आता होगा। तो भारत में दर्शन को जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। इस रूप में जब भी कोई सिद्धांत या कोई दार्शनिक मत स्थापित हुआ तो उस परंपरा के जो अनुयायी थे उन्होंने उसके अनुसार जीवन जीने का अभ्यास किया। इस प्रकार भारत में दार्शनिक मत उत्पन्न अलग अलग समय में अवश्य हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक मत समाप्त हो गया फिर दूसरा मत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, नहीं। दर्शन के विभिन्न मत साथ साथ जो है वो चलते रहे, क्योंकि उसके अनुयायियों का भी अभ्यास जो है चलता रहा अपने सत्य के अनुसार जीवन जीने का। इस रूप में भारत में दर्शन बहुत से संप्रदायों और शाखाओं के रूप में विकसित हुआ। प्रत्येक संप्रदाय और शाखा अपने मत की पुष्टि के लिए दूसरे के तार्किक मत की समीक्षा करता था, आलोचना भी होती थी, फिर प्रति आलोचना भी होती थी। और इस प्रक्रिया में ये जो जैसे पारंपरिक रूप में हम शास्त्रार्थ भी कहते हैं, उस रूप में भारतीय दर्शन बहुत समृद्ध हुआ और सूत्र साहित्य का विकास हुआ। भारत में दार्शनिक विचारों के बीज वेदों में पाए जाते हैं। उन विचारों का विकसित रूप
दर्शन में उपनिषद को माना जाता है, परंतु उपनिषदों में दार्शनिक विचार इतने क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से नहीं मिलते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। पहली बार दार्शनिक विचारों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में जहां हम ढूंढते हैं या प्राप्त करते हैं, उसे सूत्र साहित्य कहा जाता है। सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त स्मृति सहायक उक्ति, यानी ऐसे छोटे छोटे कथन जिसको हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप या फॉर्मूला रूप में रखते हैं और वो हमारे स्मरण में या याद रखने में सहायता करते हैं। तो भारत में कौन कौन से दर्शन हैं, यदि आप ये जानना चाहेंगे तो सूत्र साहित्य जो है वो आपको आस्तिक दर्शनों की परंपरा का ज्ञान कराता है। इन सूत्र साहित्य की रचना जिन ऋषियों ने की है, वही ऋषि इन दर्शनों के प्रवर्तक यानी फाउंडर स्वीकार किए जाते हैं। सबसे प्राचीन साहित्य सांख्य सूत्र का माना जाता है और महर्षि कपिल द्वारा इसे रचा गया है। योग, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय बड़ी लोकप्रिय शाखा है और योग सूत्र के रचयिता या संपादक हम कहें, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मैंने योग का संपादन किया है। योग पहले से है, सभी जगह है, लगभग भारत की सभी शाखाएं, आस्तिक ही नहीं नास्तिक शाखाओं में भी आपको यौगिक क्रिया पद्धति का प्रयोग दिखाई देता है। तो महर्षि पतंजलि स्वयं अपने आप को योग सूत्र का संपादक मानते हैं। न्याय सूत्र की रचना महर्षि गौतम द्वारा की गई है। वैशेषिक सूत्र की रचना महर्षि कणाद द्वारा कही गई है। आप जब सामाजिक विज्ञान अपने विद्यालयों में पढ़ते हैं तो एक प्रश्न अमूमन आता है कि भारत का डाल्टन किसे कहा जाता है। तो जिस प्रकार से आधुनिक विज्ञान में परमाणु की धारणा डाल्टन द्वारा प्रस्तुत की गई कि वस्तुएं जो है वो छोटे छोटे जो है द्रव्यों से बनती है, इस प्रकार की धारणा हजारों वर्ष बहुत से वर्ष पूर्व जो है महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में दी है। तो परमाणुवाद की संकल्पना पश्चिम में जहां 18वीं 19वीं शताब्दी में आई है, उससे बहुत पहले हमारे यहाँ परमाणुवाद की संकल्पना रही है। इसीलिए महर्षि कणाद को भारत का डाल्टन भी कहा जाता है। मीमांसा सूत्र के रचयिता महर्षि जैमिनी है और वेदांत जो उत्तर मीमांसा है उसका प्रसिद्ध सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र है और ब्रह्म सूत्र के रचयिता आचार्य बादरायण है। भारतीय दर्शन के ये जो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, इनको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। चूंकि ये वेदानुकूल और वैदिक दर्शन है, वेदों में आस्था रखते हैं, इसलिए इन्हें आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन की शाखाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन इस मुख्य भेद को भी पढ़ते हैं। साहित्यिक भाषा में आस्तिक और नास्तिक का भेद ईश्वर में आस्था और अनास्था के आधार पर किया जाता है कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक है। परंतु दर्शन में बिल्कुल अलग शब्दावली है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में आप स्पष्ट रूप से अपने इस संप्रत्यय को जान लें कि यहाँ जो वेदों में आस्था रखते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है और जो वेदों के प्रति अनास्था रखते हैं या वैदिक दर्शन को प्रामाणिक, वैदिक साहित्य को या वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। 3 प्रमुख नास्तिक दर्शन हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, जिसे हम इस प्रश्न पत्र में बाद में विस्तार में पढ़ेंगे। वेदों का भारतीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे वेदों को हम सभी जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है या आदि साहित्य कौन सा है, तो हम वेदों का नाम लेते हैं। और भारतीय परंपरा में चिंतन जहाँ से आरंभ हुआ, या हम ये कहें कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जब चिंतन आरंभ हुआ, वो बीज कहाँ पर है, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर वेद है। वेदों से उसका विकास उपनिषदों में हुआ है। इस प्रकार यदि हमें ये ढूंढें कि भारतीय दर्शन का स्रोत किसे माने, तो हम वेद, उपनिषद और सूत्र साहित्य को इसका स्रोत मान सकते हैं। बाद में भारतीय दर्शन का जिस भी रूप में विकास हुआ है, उसके आरंभिक साहित्य यही है। इससे अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम भारतीय दर्शन के स्वरूप में जो विविधता है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।